नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य। तो देखिए, इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके थे और अब हम यहाँ पर वाक्य के जो बाकी के पार्ट्स यहाँ पर शेष हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हमने लास्ट सेशन में जो कुछ पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होते हैं वाक्य। सबसे पहले हमने यहाँ पर वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। और देखिए, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे सत्य की विजय होती है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था सत्य की विजय होती है। और उसके बाद देखिए, मैंने आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र अच्छे हों, उसके छात्र अच्छे हों। तो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक चीज कंफर्म की थी कि अध्यापिका चाहती है कि उसके छात्र अच्छे हों। ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, फिर मैंने उसमें आपको कहा कि अब अगर मैं इसको लिखूं, चाहती है अध्यापिका छात्र उसके अच्छे, ठीक है, हो अच्छे उसके छात्र, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख दें इसको, तो ये बिल्कुल भी क्या होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी कि इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ये अर्थपूर्ण नहीं होगा। तो इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो ऐसा दो या दो से अधिक पदों, तो इसके लिए मैंने आपको पदों की परिभाषा भी बताई थी कि पद किसे कहते हैं। तो पद मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वाक्य, कोई शब्द, ठीक है, अब शब्द क्या होता है ये भी क्लियर किया था, पद क्या होता है ये भी क्लियर किया था, वर्ण क्या होते हैं ये भी क्लियर किया था। क्योंकि वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें शुरुआत से सारी चीजें पता होनी चाहिए, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है, यानी कि किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वो अलग अलग तरह के व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। कुछ व्याकरणिक नियम उस पर लागू होते हैं और उसी के कारण वो फिर पद कहलाता है। और अब यहाँ पर हमने कहा पदों के सार्थक समूह को। अब ये पद जो है इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि इनका अर्थ जो है बिल्कुल सार्थक इनका अर्थ है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि अध्यापिका चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे हों, ठीक है, ये आपका एक पूर्ण रूप से सार्थक वाक्य था। लेकिन फिर हमने कहा अध्यापिका उनके बच्चे अच्छे हों चाहती हैं, ठीक है। इसमें भी आपका एक एक जो पद है, अगर हम अकेले सिंगल सिंगल में देखें तो सारे शब्द जो है, पद जो है अर्थपूर्ण है। यानी कि अध्यापिका का भी अर्थ आपको पता है, चाहती है का भी पता है, ठीक है, अच्छे हो का भी पता है, ठीक है, उसके छात्र का भी पता है। लेकिन ये आपका पद व्यवस्थित नहीं था। नोट डाउन किया होगा आप सभी ने अपनी कॉपी में लास्ट सेशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था वाक्यांश। वाक्यांश मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि अध्यापिका चाहती है, अध्यापिका चाहती है, ये आपने लिखा है अपनी कॉपी में, अध्यापिका चाहती है कि उसके छात्र अच्छे हों या उनके शिष्य अच्छे हों, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये भी आपको क्लियर किया था कि वाक्यांश किसे कहते हैं। जैसे इसी शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है, वाक्यांश से ही पता चल रहा है कि वाक्यांश होते क्या है। वाक्य और अंश दो तरह के शब्दों से ये मिलकर बना है। वाक्य का अर्थ आपको पता चल गया है, अंश का अर्थ होता है भाग, यानी कि इसका एक पार्ट। तो शब्द समूह, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है, यानी कि जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकल पाता, किंतु
पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। अब जैसे अर्थ खुद का तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया था, अध्यापिका चाहती है कि, केवल अगर आधा वाक्यांश पढ़े, अध्यापिका चाहती है, क्या चाहती है अध्यापिका, पूरा अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसके छात्र अच्छे हों, अगर केवल इतना पढ़ा जाए तो किसके छात्र अच्छे हों, नहीं समझ आ रहा है पूरा अर्थ। लेकिन अगर साथ में दोनों वाक्यांशों को पढ़ें, अध्यापिका चाहती है कि उसके छात्र अच्छे हों, तब हमें पूरा पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। तो वाक्यांश का अर्थ होता है एक पाठ। अब जैसे वाक्यांश, यहाँ पर कई सारे शब्द दिए हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे दरवाजे पर, अगर मैं लिखूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर, ठीक है, कोई खड़ा है, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ में आ रहा है पूरा पूरा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। लेकिन अगर केवल इतना लिख दूं दरवाजे पर, तो क्या अर्थ निकलेगा, अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों वाक्य में, मतलब किस लिए ये लिखा गया है। कोने में, अगर मैं पूरा लिख दूं कोने में कुछ पड़ा है, तो पूरा अर्थ समझ में आ रहा है वाक्य का। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिख दूं कोने में, तो क्या कोने में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वृक्ष के नीचे एक बच्चा बैठा है, ठीक है, अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखूं वृक्ष के नीचे एक बच्चा बैठा है या एक चिड़िया बैठी है, तो आपको अर्थ समझ में आ गया। लेकिन मैं अगर कहूं वृक्ष के नीचे, तो क्या हो रहा है, अर्थ तो निकल रहा है शब्द का, लेकिन पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहना क्या चाहा जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो आदि का अर्थ तो निकलता है, यानी कि इनका अर्थ तो निकल रहा है, जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, इनका अर्थ तो है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है, पूरा अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए ये वाक्यांश है, इसीलिए इन्हें वाक्यांश कहा जाता है, यानी कि वाक्य का एक भाग कहा जाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है। अब मैंने लिखा केवल दरवाजे पर, तो ये आपका एक वाक्यांश हो गया। अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र अच्छे हों, तो अध्यापिका चाहती है, ये एक वाक्यांश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में वाक्य, वाक्यांश और वाक्य के तत्व पढ़े थे, जो कि 2 तत्व मैंने आपको यहाँ पर बताए थे वाक्य के। अब वो कौन कौन से तत्व थे, ध्यान से सुनिएगा। वाक्य के 2 तत्व थे, आपका एक उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। उद्देश्य और दूसरा तत्व था आपका विधेय, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन किया था। वाक्य के 2 अनिवार्य तत्व होते हैं, पहला आपका होता है उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, ये मैंने क्लियर किया था लास्ट सेशन में कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया है और मैंने भी दिया था, मोहन बाजार जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसको कहते हैं उद्देश्य, और जो बात की जा रही है उसे कहते हैं विधेय। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन प्रयाग में रहता है, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य है मोहन, ठीक है। उद्देश्य क्या है, मोहन, और विधेय है आपका प्रयाग में रहता है। इसी तरह से एग्जाम्पल जो दिया था, राम बाजार जाता है, में राम आपका उद्देश्य और बाजार जाता है आपका विधेय है। तो 2 मुख्य तत्व बताए थे आपको वाक्य के, और फिर उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो हमने पढ़ा था वाक्य के भेद। 2 तरह से हमने यहाँ पर वाक्यों के भेद किए थे। पहला हमने अर्थ के आधार पर किया था, यानी कि जिस तरह का अर्थ निकलता है वाक्य का, ठीक है, जिस तरह का भी वाक्य का अर्थ निकलता है उसको हमने कहा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।
और दूसरा रचना के आधार पर, यानी कि वाक्यों को वाक्य बनाए किस तरह से गए हैं, वाक्यों का एक तरह से रचना वाक्यों की किस तरह से की गई है। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर में मैंने आपको यहाँ पर काफी सारे जो भेद है वो क्लियर कर दिए थे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन भी किया है सभी ने। सबसे पहला था विधानवाचक। तो जिन वाक्यों में, अब देखिए रिवाइज करने से क्या होता है, रिवाइज करने से आप कनेक्ट कर पाते हैं जो भी हम नया पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं अटेंड करते हैं, नहीं नोट डाउन करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं, यानी कि क्रिया के सामान्य रूप से भी लिख सकते हैं। सामान्य रूप से करने या होने का बोध हो कि सूचना मिले को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे विधानवाचक वाक्य। जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, कोई भी इसमें ऐसा आपको नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल सामान्य सी तरह से क्रिया हो रही है, तो इसीलिए इसको कहा था विधानवाचक वाक्य। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा बताया था आपका निषेधवाचक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैंने कहा था निषेध का अर्थ होता है नहीं, यानी कि जहां पर वाक्य में नहीं शब्द का, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, यानी कि काम के नहीं होने का भाव प्रकट होता है। जैसे बहुत ही सरल था, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके सारे निषेधवाचक वाक्य हैं, यानी कि जब भी आपके सामने बोले जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि जिस पर नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। क्लियर। अगला था आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, ठीक है, जहां पर आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है या उपदेश दिया जाता है, ठीक है। किसी चीज के लिए आपको आज्ञा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है या कोई प्रार्थना की जा रही है, तो उसका बोध जहां पर होता है, शब्द से ही पता चल रहा है। देखिए आज्ञावाचक, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा था बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ, ये एक आज्ञा दी थी, एक तरह से कहा था ये। बड़ों का सम्मान करो, उपदेश, बड़ों का सम्मान करो, ये उपदेश दिया गया था। तो इस तरह के मैंने और भी आपको एग्जाम्पल बताए थे जो आपने नोट डाउन किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताया था मैंने प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक जो है बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। नोट डाउन किया है आप सभी ने, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि यहाँ पर आपको कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, साफ साफ पता चल जाता है प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए इनकी एक और खासियत होती है, इनके अंत में इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया होता है। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद था इच्छावाचक। तो इच्छावाचक में मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों से हमें इच्छा, यानी कि अपने मन की इच्छा, आशीष या शुभ कामना या आशीर्वाद का भाव जिसमें से हमें प्रकट होता है। इच्छा, आशीष,
शुभ कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। कई बार आपने अपने बड़ों के जब आप पैर छूते हैं या बड़ों के लिए आप एक गिलास पानी लेकर जाते हैं या कुछ अच्छा काम उनके सामने करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से आपको आशीर्वाद देते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, आपको शुभ कामनाएं देते हैं। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तुम्हारा कल्याण हो, दीर्घ आयु भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। ये सारे शब्द क्या है, इच्छा वाचक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, भगवान करे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, इच्छा प्रकट की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, कामना की जा रही है, शुभ कामनाएं दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इच्छा वाचक वाक्य है, इसमें अपने मन की इच्छा प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था संदेह वाचक। संदेह वाचक में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जिन वाक्यों में हमें कोई संदेह या संभावना प्रकट की जा रही हो, जैसे यहाँ पर क्या था, शायद शाम को वर्षा हो, शायद शाम को वर्षा हो, यानी कि कंफर्म नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, हमको क्लियर नहीं है कि आज बारिश होगी ही होगी, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं मौसम को देखकर कि शायद आज शाम को वर्षा हो। ठीक है, अब देखिए वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, देखिए वो आ रहा है, ये कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हमें पता नहीं है। अगला देखिए, हो सकता है राजेश आज आ जाए। ठीक है, हो सकता है राजेश आ जाए, तो ये भी एक संभावना प्रकट की जा रही है कि हो सकता है कि वो आ जाए। इसी तरह से अगला था सबसे मेन, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, विस्मय वाचक। विस्मय वाचक क्या होता है, विस्मय में जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध, दुख आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जहां पर आपको घृणा, शोक, दुख, भय, आश्चर्य आदि भाव आपके व्यक्त होते हैं, जिस तरह का भी वाक्य होगा जहां पर इस तरह के भाव प्रकट होंगे वो होगा आपका विस्मय वाचक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया था, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, वाह जो लिखा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर आपका जो वाह शब्द है इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपका ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी विस्मय आदि बोधक शब्द आप देखेंगे या विस्मय वाचक वाक्यों को आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। शाबाश, ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, वाह विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके विस्मय वाचक वाक्य हैं। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर, छी कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। ठीक है, अरे तुम कब आए, ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो है आपके, ये सारे आपके विस्मय वाचक वाक्य हैं। क्या है, विस्मय वाचक वाक्य है। तो क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अब देखिए आप जैसे दुख की, अरे ऐसे आप लिख सकते हैं, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो ये भी आपका एक दुख यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। और फिर देखिए, छी कितनी गंदगी है, अरे तुम कब आए, तो ये सारे क्या है, आपके विस्मय वाचक वाक्य हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट।
नोट डाउन कीजिए इनको साथ के साथ। विस्मय वाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा, दुख आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। और ये विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि ये आश्चर्य को बताते हैं, शोक को बताते हैं, दुख को बताते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अगला है संकेत वाचक। संकेत वाचक शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं संकेत वाचक वाक्य? ठीक है, संकेत वाचक वाक्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संकेत वाचक वाक्य। यानी कि एक क्रिया का कंप्लीट होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि एक क्रिया जो हो रही है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? आपका सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? आपके परिश्रम पर। यानी कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो इन वाक्यों को, इस तरह का वाक्य जहां पर आप देखेंगे वो आपका संकेत वाचक क्या होंगे? वाक्य होंगे। ठीक है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है, आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं, आप कुछ मजा कर रहे हैं और आप पिताजी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यानी कि अगर अभी पिताजी आ जाते तो हमारा एंजॉयमेंट, हमारा मजा जो है और दुगना हो जाता। ठीक है, तो आपकी एंजॉयमेंट यानी कि आपका जो मजा है, आपका जो आप कह रहे हो अच्छा होता, ये कब ज्यादा अच्छा होता? जब आपके पिताजी आ जाते। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब ये फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा होने पर। ठीक है, फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा के होने पर, बारिश के होने पर। तो एक क्रिया क्या है? दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो आपने 3 तरह के एग्जाम्पल लिख लिए। आप देखिए इसको यहां तक उतारेंगे और फिर आप पॉइंट वाइज भी इनको लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके भी आप इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8 तरह के आपके वाक्य पढ़ लिए हैं। हमने यहाँ पर कितने भेद बताए आपको? वाक्यों के 8 भेद बताए थे अर्थ के आधार पर। तो आपने अगर यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर लिखा होगा तो संकेत वाचक जो है वो हमारा अंतिम 8वां भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया? ये सभी ने नोट डाउन कर लिया है? यस, तो ये हमारा लास्ट भेद था अर्थ के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद जरूर नोट डाउन कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर कितने भेद थे? 8 भेद थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे? 8 भेद थे। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद सरल वाक्य, या आप इसको कह सकते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य या आप कह सकते हैं साधारण वाक्य। अभी अभी देखिए मैंने शुरुआत में
आपको बताया था एक कि वाक्य के दो तत्व होते हैं या दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, ये मैंने क्लियर किया था शुरुआत में ही, ये शुरुआत में ही क्लियर किया था आपको कि वाक्य के दो अंग होते हैं या दो तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो अब सरल या साधारण वाक्य की अगर हम बात करें कि क्या होते हैं सरल वाक्य, क्या होते हैं साधारण वाक्य, तो देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ध्यान रखिएगा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सरल वाक्य या साधारण वाक्य, और इन वाक्यों में एक ही क्रिया भी होती है, यानी कि क्रिया भी केवल एक ही होती है। जैसे राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, तो देखिए राकेश क्या है, उद्देश्य है, और आपका ने भोजन किया क्या है, विधेय है। ठीक है, अब यहां पर किया शब्द जो है वो साथ में क्रिया भी है। ठीक है, राकेश ने भोजन किया, ये आपका क्रिया भी है। ठीक है, तो इसमें हमने कहा जो साधारण वाक्य होते हैं या जो सरल वाक्य होते हैं उनमें आपका एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया होती है। राकेश ने भोजन किया, तो राकेश जो है आपका क्या है, उद्देश्य है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। राकेश उद्देश्य है, ने भोजन किया विधेय है, और किया शब्द जो है वो आपकी क्रिया भी है। तो नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला जो भेद है रचना के आधार पर वाक्य का पढ़ लिया है, यानी कि सरल वाक्यों को हमने समझ लिया। सरल वाक्य सचमुच में इतने सरल हैं, यानी कि इतने इजी हैं कि आपको केवल एक ही चीज इसमें पढ़नी है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। ठीक है, इसमें केवल एक उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, एक विधेय यानी कि जो बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राम बाजार जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही सरल सा। तो इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि राम है आपका उद्देश्य, क्योंकि बात की जा रही है राम के बारे में। ठीक है, और बाजार जाता है ये आपका विधेय है। ठीक है, तो इसी को हम सरल वाक्य कहेंगे, और यहाँ पर एक ही क्रिया है यानी कि जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका एक सरल वाक्य है। तो रचना के आधार पर जो पहला भेद है वो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ये एग्जाम्पल भी सेट कर लिए होंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? अब देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वो आपस में अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं ये बार बार आपको बता दिया है यहाँ पर, अव्यय और अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, अव्यय को ही अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये टॉपिक
अव्यय और अविकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पूरे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स में, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपका क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, विषमय आदि बोधक आते हैं। तो आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमय आदि बोधक, ये चारों जो आपके हैं, ये चारों ही आपके अव्यय हैं। ठीक है, जहां पर आपका क्रिया विशेषण शब्द होगा अव्यय होगा, जहां पर आपका संबंध बोधक शब्द होगा अव्यय होगा, जहां पर आपका समुच्चय बोधक शब्द होगा वो अव्यय होगा, जहां पर आपका विषमयादि बोधक शब्द होगा वो अव्यय होगा। और अव्यय का अर्थ होता है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में लिंग, यहाँ पर काल, लिंग, वचन और के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, तो कहा कि जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो सरल वाक्य है। जैसे वह सुबह गया, एक सरल वाक्य, दूसरा है और शाम को लौट आया। ठीक है, शाम को लौट आया, दो सरल वाक्य है, लेकिन किससे जुड़े हैं? आपके अव्यय शब्दों से जुड़े हैं, और इसको योजक शब्द भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, यानी कि मुकेश तुम बोल सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, देखिए मुकेश पर आपका कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, आपका अल्प विराम लगा हुआ है, तो मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, तुम बोल सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये है आपके संयुक्त वाक्य। तो अभी तक हमने दो तरह के वाक्य यहाँ पर पढ़ लिए हैं रचना के आधार पर। क्या क्या हमने पढ़ा? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उन्हें कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, और साथ में एक ही क्रिया भी होती है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि इनमें केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, ये सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य में हमने यहाँ पर कहा कि आपके दो या दो से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं, यानी कि ये क्या होती है, पूरा एक तरह का वाक्य होता है पूरा, और काफी सारे इसमें वाक्यांश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा ये समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं, समुच्चय बोधक अव्ययों से ये जुड़े रहते हैं। जैसे हमने कहा जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, शाम को लौट आया। ठीक है, और शब्द जो है आपका क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, ये आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने पॉइंट की तरफ। हमने यहाँ पर बताया था आप सभी को कि जो आपका रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने हैं? तीन तरह के हैं। तो दो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो तीन तरह के हैं। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य, तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। तो क्या होता है मिश्र वाक्य, किसे कहते हैं मिश्र वाक्य? तो ध्यान पूर्वक सुनिए, जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपकी आती है, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, ये भी आपका इसी टॉपिक के अंदर आता है। एक होता है आपका उपवाक्य, और उपवाक्य जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य। एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य, ठीक है, कोई भी जो सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है। अब एक होता है प्रधान उपवाक्य, यानी कि दो उपवाक्य होते हैं एक वाक्य में। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि एक वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, जिन वाक्यों में एक मुख्य यानी कि प्रधान वाक्य हो और दूसरा यानी कि अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इनमें एक क्या करता है, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। यानी कि यहां पर क्या होता है कि एक हमने कहा प्रधान उपवाक्य, एक हमने कहा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो जो प्रधान उपवाक्य होता है एक तरह से, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है और मुख्य विधेय होता है, उसके अलावा भी एक से अधिक बहुत सारी समापिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब यहां पर ज्यों ही उसने दवा पी, तो देखिए दवा पी भी आपकी क्रिया है, दवा पीना, पी भी क्रिया है, सो गया भी क्रिया है, यानी कि एक से अधिक समापिक क्रियाएं हैं। और दूसरा यहाँ पर जो ही उसने दवा पी वह सो गया, तो यहाँ पर जो ही उसने दवा पी, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, वह सो गया यह आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। वह सो गया का अर्थ तब तक नहीं निकलेगा क्लियरली जब तक हमें प्रधान वाक्य क्लियर नहीं होगा। तो वह सो गया, कैसे सो गया, क्यों सो गया, क्योंकि उसने दवा पी ली थी इसलिए वो सो गया, ठीक है। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अब देखिए यहाँ पर, यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो उत्तीर्ण हो जाना ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य क्या है, यदि परिश्रम करोगे तो, ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो। उसके बाद है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह से यहाँ पर हमने
बहुत सारी चीजें आज के अपने इस पूरे टॉपिक में पढ़ी और ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यानी कि हमने एक तरह से वाक्य अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, हमने वाक्य के तत्वों के बारे में पढ़ा, हमने वाक्यांश के बारे में पढ़ा, हमने वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा, हमने वाक्य के दो आधार पर भेद पढ़े, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद पढ़े, रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद पढ़े और मुझे लगता है काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये सेशन भी आज यहीं पर समाप्त होता है। जितना भी आपने लिखा है, जितना भी आपने यहाँ पर समझा है, उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।